क्लास 12th के 3D रिलेटेड इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम 3D में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, समतल यानी प्लान। इससे पहले हमने लाइन के डिफरेंट फॉर्म, इक्वेशन और उसके बीच की डिस्टेंस, एंगल और इंटरसेक्शन, ये सारे के सारे जो है टॉपिक पर डिस्कस किया है 14.1 से लेके 4 तक। उन सब वीडियो को आप कॉर्नर पे एक आई बटन है जिसे प्रेस करके सारे वीडियो देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। यूनिट 13 भी हमने इससे पहले अपलोड की है, उसके भी सारे के सारे वीडियो आप एक प्रोसेसली रिवीजन से सीक्वेंसली देख के अपना अभ्यास कर सकते हैं। हम आज प्लान रिलेटेड टॉपिक में इक्वेशन ऑफ प्लान और इसकी डिफरेंट फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले इसका फॉर्म कौन सा है। तो इसके फॉर्म में सबसे पहले है इसका जनरल टर्म, व्यापक फॉर्म, ax + by + cz = d। कोई भी प्लान है, जैसे ये बोर्ड है, कॉपी का कोई पेज होता है जो एकदम समतल हो, प्लान हो, चार्ट है, तो उस टाइप की शेप के लिए एक जनरल इक्वेशन। यहाँ पे ABC डायरेक्शन रेशियो है, दिक् अनुपात है ABC x, y और z एक्सिस के अनुसार। D एक कांस्टेंट नंबर होगा। बाद में हम इसको ABC को यानी यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो को दिक् कोसाइन में कन्वर्ट करके इसके एक और रूप को डिस्कस करेंगे, LMN में कन्वर्ट करेंगे तब। इस प्रकार प्लान के इक्वेशन में एक और टर्म रहेगा। अगर हमें एक बिंदु दिया जाए x1, y1, z1 और इससे गुजरने वाले प्लान का समीकरण हमें ज्ञात करना पड़े, उसके लिए तरीका, फॉर्मूला ध्यान रखना, इस तरह से क्या होता है ये ABC वही दिक् अनुपात, x - x1, y - y1 और z - z1। A के साथ x - x1 प्लस B के साथ y - y1 प्लस C के साथ z - z1 = 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लान है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1, y1, z1। तो कोई भी प्लान है, जैसे ये तीनों अक्षर को पर्टिकुलर ABC 3 पॉइंट पे कट करे, तो इसके लिए क्या इक्वेशन होगी देखते हैं। समतल का अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में? देखिए पहले तो डायग्राम में ये ओरिजिन है O, प्लेन जो है x एक्सिस को इस A पॉइंट पे काटती है जहाँ पे y और z 0 हैं और A निर्देशांक हो जाएंगे A 0 0। ये स्मॉल a यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये लेंथ है, जिसको अंतःखंड की लंबाई भी कह सकते हैं। अंतःखंड की लंबाई या लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, किस एक्सिस पे? ये x एक्सिस। फिर y एक्सिस पे देखिए लेंथ हो जाएगी b और z एक्सिस पे लेंथ हो जाएगी c। तो जब इस प्रकार तीनों अक्षों के अनुसार लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट यानी कि अंतःखंड की लंबाई ABC हो, तो इक्वेशन ऑफ प्लान क्या होगा? x/a + y/b + z/c = 1। इससे पहले क्लास 11th में हमने एक लाइन रिलेटेड भी इक्वेशन पढ़ी थी, इंटरसेप्ट ऑफ फॉर्म ऑफ लाइन, रेखा का अंतःखंड रूप। ये 11th में हमने डिस्कस किया था, जिसमें दो अक्ष थे x और y। यहाँ हमारे प्लान में 3 अक्ष है, 3D स्पेस है समतल में, इसलिए x/a, y/b, z/c = 1। तो व्यापक फॉर्म से लेकर इसकी अंतःखंड फॉर्म तक यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म तक बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे ये प्लान के। अब हम देखते हैं प्लान के अलग अलग जो कंडीशन बेस्ड फॉर्म है, यानी कि स्थिति के अनुसार उनकी जो रूप है वो कैसे होंगे। अक्षों को जब विभाजित करेगी या फिर मूल बिंदु से जब गुजरेगी या पर्टिकुलर कोई तल से जब गुजरेगी, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट
टेबल है वो सारी कंडीशन को आप ध्यान से देखिए, जिससे क्वेश्चन को करने में ईजी रहेगा। तो देखते हैं वो टेबल किस प्रकार की है। और वो कंडीशन के लिए टेबल इस प्रकार है। समतल का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इसमें पहली कंडीशन, इफ d इक्वल टू 0, अगर इस पूरे समीकरण में d को 0 कर दे तो हमें इस रूप में समीकरण प्राप्त होगा, ax by प्लस cz इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ ये मूल बिंदु से गुजरेगा। इसका रिजल्ट यही है, इसका निष्कर्ष यही है, ये मूल बिंदु से गुजरता है। अगर हमें कोई भी प्लान इस फॉर्म में दिया गया है, मतलब वो मूल बिंदु से गुजरेगा। फिर 3 कंडीशन है कि अगर a 0 हो जाए, इस पूरी कंडीशन में a को 0 कर दे तो ये पूरा पार्ट बच जाता है। a 0 होने पे by cz प्लस d इक्वल टू 0, और a 0 करेंगे तो ये जो फॉर्म होगा ये x अक्ष के पैरेलल होगा, x अक्ष के पैरेलल यानी समांतर होगा। ध्यान रहे, जब b 0 हो जाए तो यहाँ पे b 0 हो जाएगा, ax प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये y अक्ष के पैरेलल होगा। ये कंडीशन थोड़ी ध्यान देनी है। और अगर c 0 हो जाए, ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0 यानी कि z अक्ष के पैरेलल। अब इसी कंडीशन में अगर a b c तो 0 है, साथ साथ d भी 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? देखो इन सब में से d हट जाएगा, by प्लस सी जेड मीन्स ये x एक्सिस से गुजरेगा। जब भी ये d 0 हो जाएगा तो ये किससे गुजरेगा? x एक्सिस से, पासिंग थ्रू x एक्सिस। b 0 और d 0 हो जाए, b भी 0 d भी 0, बचा क्या? ax प्लस सी जेड, ये रहा ax प्लस सी जेड। अगर ये इक्वल टू 0 आए तो ये y एक्सिस से गुजरेगा। और साथ ही साथ अगर c और d 0 हो जाए तो ax प्लस by इक्वल टू 0, और ये z एक्सिस से गुजरेगा। इस प्रकार इनिशियली कंडीशन ये है कि प्लेन किस फॉर्म में है हमारे पास, उससे आइडिया लगाना है कि ये कहाँ से गुजरेगा या किसके पैरेलल होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें डायरेक्ट फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए, इसके लिए थोड़ी सी कंडीशन को आप अच्छे से ध्यान दें। इसमें कुछ और कंडीशन भी हैं, वो किस प्रकार हैं देखिए ज़रा। वो कंडीशन इस प्रकार है, b और c 0 हो जाए, इसमें b c 0 हो जाए, ax प्लस d, a और c 0 हो जाए तो by प्लस d, और a और b 0 हो जाए तो cz प्लस d। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा कि अगर ax प्लस d है यानी ये x अक्ष पर क्या है? लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ये निष्कर्ष है। अगर by प्लस d है, जहाँ पे a और c 0 था वहाँ पे by प्लस d है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी लंबवत है, y एक्सिस पर लंबवत है यहाँ पे। और a और b 0 हो जाए यानी cx प्लस d, ये z एक्स पर लंबवत है, इस प्रकार। फिर a b और d तीनों 0 हो जाए तो सिर्फ c z बराबर 0 रहेगा, यानी आप यहाँ पे z इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं। z की वैल्यू 0 आएगी, और z की वैल्यू जब 0 आएगी तो ये एक्स वाई तल के संपाती या एक्स वाई तल पे होगा। संपाती मीन्स कोइंसिडेंट, जैसा एक्स वाई तल होगा जहाँ पे भी उसी के जस्ट ऊपर वो दूसरा तल होगा। जिस प्रकार एक हाथ के ऊपर जस्ट पूरा हाथ रखने से एक ढक जाता है, या फिर हमने लाइन देखा, एक लाइन पर जब दूसरी लाइन उसी के ऊपर खींची जाए तो वो संपाती होती है, कोइंसिडेंट होती है। तो ये जो प्लान होगा सी जेड इक्वल टू 0 वाला, ये एक्स वाई तल के संपाती होगा,
कोइंसिडेंट होगा। बी सी डी जीरो हो जाए तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये कौन से तल के संपाती होगा, होगा वाई जेड तल के संपाती। और लास्ट कंडीशन ए सी और डी जीरो हो जाए, ए सी डी जीरो हो जाए तो बी वाई इक्वल टू जीरो, ये जेड एक्स तल के संपाती होगा। कोइंसिडेंट टू जेड एक्स प्लान। इस प्रकार प्लान रिलेटेड डिफरेंट फॉर्म, उसकी कंडीशन और उसके रिजल्ट पर डिस्कस किया। अब देखते हैं प्लान के नॉर्मल फॉर्म को, अभिलंब रूप को। इससे पहले हमने अंतःखंड रूप देखा। अभिलंब रूप में दो टाइप के होते हैं फॉर्म्स के, वेक्टर और कार्टेशियन। कार्तीय रूप, सदिश रूप। कार्तीय रूप में कोई भी समतल इस रूप में होता है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ये एन कैप है, यानी अभिलंब का इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। कोई भी सदिश इस प्लेन के लंबवत होगा उसको अभिलंब बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है। उस सदिश का यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश होगा एन कैप। और स्मॉल डी है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी। ये ध्यान रखें। जब भी हमें कोई वेक्टर एन वेक्टर दिया जाएगा, ये गिवन होगा हमें, तो इससे हम एन कैप प्राप्त करेंगे। एन वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड यानी मॉडुलस का डिवाइड करके, और फिर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी में यहाँ पुट करेंगे। ये इसका कौन सा फॉर्म होगा, सदिश रूप। फिर देखते हैं कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप से पहले हमने इसका व्यापक टर्म देखा था, ए एक्स बी वाई सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। यहाँ ये ए बी सी क्या थे, डायरेक्शन रेशियो थे। इन्हीं से डायरेक्शन कोसाइन प्राप्त किए जाएंगे। ये डायरेक्शन कोसाइन एक देख सकते हैं कि जो इकाई सदिश होते हैं उसमें आई जे के गुणांक है। तो ये दिक् कोजिया डायरेक्शन कोसाइन, और साथ ही साथ डी रहेगा मूल बिंदु से दूरी। इस रूप में तो ये डी कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है। जब हम इस व्यापक रूप को इसमें कन्वर्ट करेंगे उस समय यहाँ जो कांस्टेंट नंबर आएगा, कैपिटल डी या डी डैश अलग लिख सकते हैं इसको, ये दूरी हो जाएगी मूल बिंदु से। ध्यान रखें ये दोनों डी डिफरेंट है। इस प्रकार दोनों रूप हमने डिस्कस कर लिए। हमने इससे पहले एक बिंदु से गुजरने वाले प्लेन का भी इक्वेशन देखा। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, 14.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। 14.1 टू 14.5 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो 14.6 में फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ये दे रखा है कि एक्स एक्स के लंबवत एक प्लेन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है जो कि बिंदु 2, 1, 3 से गुजरे। इसके लिए देखिए हमने अभी टेबल डिस्कस की जिसमें एक्स एक्स के लंब हो, उसके लिए कंडीशन बी और सी की वैल्यू 0 होती है। क्या होता है प्लेन का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन, जब एक बिंदु दिया जाए। इसके लिए पहले एक्स ए एक्स माइनस x1, बी वाई माइनस y1, सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। हमें एक्स एक्स के पैरेलल दे रखा है, लंबवत दे रखा है, इसलिए एक सेम रहेगा। x माइनस 2 ये 0 हो जाएगा b की वैल्यू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। y माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा। z प्लस 3 इक्वल टू 0। इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं
तो हमें x माइनस 2 इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू 2 प्राप्त होता है। ये एक प्लेन की इक्वेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है ये। अब पॉइंट सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एक P324 और क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्लेन हमें फाइंड करना है वो एक्स एक्सिस से गुजरने वाला होना चाहिए। जब एक्स एक्सिस से गुजरता है इसके लिए कंडीशन हमने पढ़ी थी a इक्वल टू 0 d इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 है, x माइनस x1 3, b इस प्रकार ज्ञात हो जाएगा। वैसे इसका एक फॉर्म हमने इस प्रकार भी डिस्कस किया था, बी वाई सी जेड इक्वल टू 0, ये हमने डिस्कस किया था, जो इसके व्यापक फॉर्म के लिए था। और जब बिंदु से गुजरे तो ये समीकरण a की जगह 0 x माइनस 3 प्लस b y माइनस 2 प्लस c z माइनस 4। तो इस प्रकार इक्वेशन ऑफ प्लेन बी वाई माइनस 2b सी जेड माइनस 4c इक्वल टू 0, बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 2b प्लस 4c ये प्राप्त होंगी। इसमें से कंपैरिजन करें बी वाई सी जेड से, इक्वल वाला पार्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इस पार्ट के इक्वल, यानी इसकी तुलना करते हैं बी वाई सी जेड इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं तो देखिए 2b प्लस 4c इक्वल टू 0, 2b इज इक्वल टू माइनस 4c और b इज इक्वल टू माइनस 2c प्राप्त होगा। ये b की वैल्यू है। अब यही वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे इस कंडीशन में, पुट इन कहाँ पुट करनी है हमें? बी वाई माइनस 2 प्लस सी जेड माइनस 4 इक्वल टू 0 में b की जगह माइनस 2c वाई माइनस 2 प्लस सी जेड माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखिए c कॉमन आ जाता है, बचा क्या? माइनस 2y प्लस 4 c कॉमन ले लिया प्लस z माइनस 4 इक्वल टू 0। c कोई कांस्टेंट नंबर है, 0 से डिवाइड होके 0 बन जाएगा, 4 से 4 कट गया, माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0 या फिर z इक्वल टू प्लस 2y। ये हमारे प्लेन का इक्वेशन होगा, समीकरण होगा इसके समतल का, जिसे हम z माइनस लें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यह आंसर है। थोड़ा यहाँ ध्यान दें कि बिंदु दिया जाए तब ये इक्वेशन हमें लगानी है, और x अक्ष के से गुजरने वाले समतल के लिए ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, a0 d0। तो a0 हो जाएगा तो हमें ये फॉर्म मिलेगा, और यहाँ से b और c में संबंध प्राप्त करके हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे प्लेन की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब, जिसमें एक प्लेन है जो कि 3 अक्षों को a, b और c पे परिच्छेद कर रहा है।
हम मान लेते हैं ए यानी अल्फ़ा 0 0, बीटा 0, बी की वैल्यू 0, बीटा 0 और गामा यानी सी की वैल्यू हो जाएगी 0 0 गामा। इससे पहले हमने इसका अंतःगण रूप देखा जहाँ इसमें हमने ए बी सी लिया था। यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा, ये अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ से ये लंबाई भी है इनकी, अंतःगण रूप। अब ये वाला प्लेन जो है एक चर बिंदु P से गुजरता है जिसकी निर्देशांक है PQR। PQR से गुजरता है, यही समतल। तो यहाँ पे x की जगह P, y की जगह Q, z की जगह R हो जाएगा। P अपॉन अल्फ़ा, Q अपॉन बीटा और R अपॉन गामा इक्वल टू 1। फिर देखते हैं A के निर्देशांक में, A के निर्देशांक जो कि x अक्ष पर है, x अक्ष पर है, तो यहाँ पे x का मान अल्फ़ा है, यहाँ y 0 है और z भी 0 है। ये ध्यान रहे। पर्टिकुलर x एक्सिस की बात करें, फिर b के निर्देशांक देखिए जो कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पर है। वहाँ पे x 0 है, y बीटा है और z भी 0 है, ये ध्यान दें आप। फिर c के निर्देशांक में देखिए, ये c कौन से एक्सिस पर है, z अक्ष पर, जहाँ पे x 0 है, y 0 है, लेकिन z का मान गामा है। तो इस प्रकार अल्फ़ा बीटा गामा से ये पॉइंट प्राप्त हो जाएगा पर्टिकुलर। तब समतल का समीकरण क्या बन जाएगा, देखिए समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन। पी क्यू आर के अपॉन में कौन है, अल्फ़ा बीटा गामा, और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू x, y और z, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा हमने माना था इस पर्टिकुलर वैल्यू पर x का मान ये है अल्फ़ा। तो समीकरण इस तरह से आ जाएगा, p अपॉन अल्फ़ा की जगह x, q अपॉन बीटा की जगह y और r अपॉन गामा की जगह z इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना था। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, ए constant variable point P and touch axis on ABC, जो तीनों अक्षों को ABC पे प्रच्छेद करे और एक चर बिंदु से गुजरे, उसका समीकरण इस प्रकार है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें मूल बिंदु से दूरी दे रखी है और एक अभिलंब सदिश नॉर्मल वेक्टर जो है I के फॉर्म में दे रखा है। ये जो n कैप ही है, क्योंकि ओनली I जो होता है वो एक इकाई सदिश है, इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, ये ध्यान रखना। तो अभिलंब के रूप में इसका समतल का क्या समीकरण होता है, समतल का समीकरण अभिलंब रूप में यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन फॉर्म ऑफ नॉर्मल या नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म। क्या फॉर्मूला है, r डॉट n कैप इक्वल टू डी। r डॉट n कैप यहाँ पे I दे रखा है इक्वल टू D7 दे रखा है। यही आंसर है इसका। कोई यहाँ पे ज़्यादा परिवर्तन या
चेंजिंग की ज़रूरत पड़ी नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी इस टाइप का है, लेकिन यहाँ पे ये जो n वेक्टर है अभिलंब, ये इकाई सदिश के रूप में नहीं है, n वेक्टर है। तो सबसे पहले हम इसको इकाई सदिश के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए n वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, आफ्टर कैलकुलेशन √49 यानी कि 7 हो जाता है। n कैप क्या होगा, n वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का भाग देते हैं। यूनिट 13 में हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत डिस्कस किए हैं, जिसमें इकाई सदिश ज्ञात करने से संबंधित। अगर आपने वो तैयार किए हैं बहुत अच्छी बात है। उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है या डाउट है तो उन्हें आई बटन पर क्लिक करके सारी वीडियो दोबारा देख के अपना रिवीजन भी करें और इस कंसेप्ट को भी क्लियर करें। तो यहाँ पे n वेक्टर अपॉन 7, फिर इसकी इक्वेशन, प्लान की इक्वेशन ऑफ प्लान, समीकरण समतल का r डॉट n कैप इक्वल टू डी। यहाँ पे r डॉट n कैप क्या प्राप्त किया हमने, 6i 3j 2k अपॉन 7 इक्वल टू डी। तो 7 ऑलरेडी गिवन था, ये 7 इंटू करें तो हमें इस रूप में इसका समीकरण प्राप्त हो जाता है 49। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 दो पार्ट में क्वेश्चन आपकी बुक में, एक है वेक्टर फॉर्म में और यही क्वेश्चन कार्टेशियन यानी कार्तीय रूप में भी है। तो दोनों रूप देख लेते हैं कन्वर्ट करके। इससे पहले देख लेते हैं इसमें ज्ञात क्या करना है। हमें इक्वेशन दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। हमें ज्ञात करना है इसके दिक् कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या तरीका रहता है इसके लिए, तरीका देखिए आप जरा, बहुत ही सिंपल वे है। जो सदिश रूप में है यहाँ से हमें लेना है n वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल के देखते हैं तो 1 नहीं है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है तो ये इकाई सदिश होगा, और 1 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो ये नॉर्मल फॉर्म ही रहेगा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे इकाई सदिश के रूप में। तो इसका देखिए पहले तो मैग्नीट्यूड क्या आता है, 9 + 16 + 40 और टोटल हो जाएगा 169 13। ये नॉट इक्वल टू 1 है ना, ये ध्यान रखें, ये इक्वल नहीं है 1 के, इसलिए ये इकाई सदिश नहीं है। तो इसको इकाई सदिश में कन्वर्ट करेंगे। n कैप n वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का भाग देते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्म में मिलेगा ये अपॉन 13। परंतु ये प्रश्न तो गिवन है, इसलिए हमें कन्वर्ट कैसे करना है इसका तरीका देखिए। अपॉन में क्या होना चाहिए 13, इस पूरी इक्वेशन में दोनों साइड 13 का डिवाइड देते हैं, 13 का भाग देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, इस प्रकार 5/13 दोनों साइड भाग देना है ये, क्योंकि ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन हम वन साइडेड ऑपरेशन नहीं कर सकते, एक साइड हम कोई भी संख्या का भाग नहीं दे सकते, दोनों तरफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सेपरेट करें तो i के गुणांक 3/13, j के -4/13 और k के 12/13, ये तीनों के तीनों होंगे डायरेक्शन कोसाइन।
दिक्कोजिया, और ये होगा डी का मान। ये मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु से ये क्या है, दूरी। हमें यही ज्ञात करना था डायरेक्शन क्वेश्चन, LMN की वैल्यू और डी की वैल्यू। अब देखते हैं इसके कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में इसका LMN निकालने का तरीका क्या है, ये जो दिया हुआ है ये हमें इस रूप में दिया हुआ है, AX BY CZ इक्वल टू डी के फॉर्म। हमें इसको कन्वर्ट करना है LX MY NZ इक्वल टू डी के फॉर्म में। क्या तरीका रहेगा इसके लिए, देखिए दोनों तरफ, ये परमानेंट तरीका ध्यान रखें आप, दोनों ओर रूट x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर और z के गुणांक के स्क्वायर का टोटल, जैसा कि सॉल्व करने से 13 आएगा, का भाग देंगे पूरे में। तो 3x माइनस 4y प्लस 12z, इसका भाग देंगे यहाँ पे 13 का, और इधर भी 13 का। सेपरेट करने से 3/13x माइनस 4/13y 12/13z इक्वल टू 5/13। इसकी तुलना करते हैं, देखते हैं LX MY NZ इक्वल टू D। तो L की वैल्यू 3/13, M की वैल्यू -4/13 और N की वैल्यू 12/13। साथ ही साथ D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/13। ये इस प्रकार के तीनों डायरेक्शन, कोसाइन, LMN की वैल्यू और D की वैल्यू दोनों रूप में एक समान है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखा है, मूल बिंदु से दूरी, और तीनों डायरेक्शन रेशियो, दिक् अनुपात दे रखे हैं। हम पहले ज्ञात करते हैं दिक् कोसाइन। इस यूनिट के शुरुआत में हमने दिक् कोसाइन ज्ञात करने के फॉर्मूले पर डिस्कशन किया था, उसे आप दोबारा अच्छे से कवर के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल वो फार्मूला क्या है देखिए, दिक् कोसाइन तीनों की। L की वैल्यू किस तरह से निकाल जाएगी, A/A² B² C²। A है यहाँ पे 2, A² B² और C²। तो पूरा कैलकुलेट करेंगे, 4 + 1 + 4 9 का √3 आ जाएगा। ये L की वैल्यू। MB इक्वल टू A² B² C² -1/2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √9 है, 1/3 है। और N इक्वल टू C/A² B² और C²। C की वैल्यू भी 2 है, और इस प्रकार 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2/3। इस प्रकार LMN हमने प्राप्त कर लिया। तो समतल का कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन, LX MY NZ इक्वल टू D। यहाँ पे L 2/3 X -1/3 Y और 2/3 Z इक्वल टू D की वैल्यू 4 है। अब इसका सदिश रूप अगर प्राप्त करना चाहें
कन्वर्ट करना चाहे सदिश रूप में, तो आर डॉट आर के साथ देखिए LMN से जो एक वेक्टर बनता है 2/3i -1/3j और 2/3k, वो हमारा अभिलंब हो जाएगा इक्वल टू 4। तो ये सदिश रूप में है और ये कार्तीय रूप में, कार्टेशियन रूप में। बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक समतल के समीकरण को अभिलंब रूप में कन्वर्ट करना है। 2x - 3y + 6z + 14 को अभिलंब के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इसका तरीका क्या है देखिए। सबसे पहले दिए गए समीकरण को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट नंबर को इक्वल के उस साइड ट्रांसफ़र किया, जैसा कि यहाँ पे -14। उसके बाद हम यहाँ पे दोनों ओर एक ही जैसे संख्या का भाग देते हैं, जिससे हम प्राप्त करेंगे। वैसे ये d की वैल्यू आएगी जो नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए सबके निशान हमें चेंज करने हैं। ये बदल गया माइनस में, ये हो गया प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू प्लस का 14। अब दोनों ओर किसका भाग देना है। देखो अभिलंब रूप में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है। दोनों ओर बोथ साइड, दोनों ओर क्या करें, -2k² 3k² और -6k² का टोटल 4 + 9 + 36 √49 यानी कि 7 का भाग देने पर ये हमेशा ध्यान रखना। x, y, z के गुणांकों के वर्गों के योग के वर्गमूल का भाग देना, यानी कि ये देखो x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, इनके वर्ग किए, फिर वर्गों का योग किया और इसका स्क्वायर रूट निकाला। तो दोनों ओर भाग देते हैं। पूरे में 7 का और इधर भी 7 का। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा पहले तो -2/7x + 3/7 y 6/7 z = 2। ये अभिलंब रूप है। और यहाँ हमें अगर कोसाइन पूछे जाए, डायरेक्शन कोसाइन पूछे जाए, तो -2/7 3/7 -6/7 होंगे और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन d की वैल्यू हो जाएगी +k2। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम टू सेम इसी टाइप का है, जिसमें हमें एक इक्वेशन दी है x + y + z -3 = 0। इसमें भी हम x + y + z = +3 लेंगे इस प्रकार। फिर x, y, z के गुणांकों के दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर, z के गुणांक के स्क्वायर का भाग देंगे। तो यहाँ पे x/√3, y/√3, z/√3 और 3/√3 इस रूप में कन्वर्ट होकर प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से डायरेक्शन रेशियो और ये कैंसिल आउट होके डिस्टेंस इजीली प्राप्त हो जाएगी। ये 10th क्वेश्चन को परफेक्टली आपको पूरा कंप्लीट करना है और इसमें हमें एक वेक्टर भी ज्ञात करना है 10th क्वेश्चन में। तो वो क्या होगा देखिए ज़रा, उसके बाद हम 9th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 10th में हमें कार्टेशियन फॉर्म तो मिल गया, 1/√3x 1/√3 y 1/√3 z, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे ओनली √3 होगा। अब इसका सदिश रूप वेक्टर फॉर्म क्या होगा देखिए, r डॉट 1/√3i
1/√3 जे 1/√3 के इक्वल टू डी की वैल्यू √3 है। तो यहाँ पे एन कैप क्या है, ये आर के डॉट वाला पूरा का पूरा सदिश एन कैप है। ये अभिलंब का इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। ये ध्यान रखें, ये यूनिट वेक्टर है। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। 8th और 10th सिमिलर थे, साथ में डिस्कशन हो गया। 9th क्वेश्चन में क्या है देखिए, इस 9th क्वेश्चन में मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 13 दे रखी है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये लंबिक दूरी है, लंबिक दूरी कहते हैं मूल बिंदु से लंबिक दूरी। डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात भी हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही यहाँ पे हम LMN फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इसके इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। a² b² c² 4/4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट करें। 4/13 m की वैल्यू -3 सेम टू सेम रहेगा, ये -3/13। फॉर्मूला यही है, यहाँ पे b हो जाएगा। और n की वैल्यू 12/169 मतलब 13 आ जाएगा। क्वेश्चन 7 में हमने किया ही था LMN का फॉर्मूले से। फिर हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी इसकी कार्तीय रूप में। समतल क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में। इन कार्टेशियन फॉर्म LMN को यूज करेंगे तो LX MY NZ इक्वल टू, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है P या D। L की वैल्यू 4/13 I -3/13 J प्लस 12/13 X है यहाँ पे, ये Y, ये Z इक्वल टू डिस्टेंस हमें गिवन है 13 है। ध्यान दें ये कार्टेशियन फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे x y z होगा, तो 4x - 3y प्लस 12z इक्वल टू 169। और अगर इसका सदिश रूप ज्ञात करना हो तो r.4/13i -3/13j 12/13k इक्वल टू 13 के रूप में होगा। और ये n कैप की वैल्यू भी है, जिसे हमें अलग से भी ज्ञात करना पूछा जा सकता है। इस प्रकार एक्सरसाइज 14.6 कंप्लीट होती है। इससे पहले हमने 14.1 to 5 डिस्कशन की है। उन एक्सरसाइज को जो 14.1 से लेकर 14.5 तक है, लाइन रिलेटेड एक समतल से पहले रेखा से संबंधित सभी टाइप के कंसेप्ट डिस्कस किए थे, जिन्हें आप बारंबार रिवाइज करें और अच्छे तरीके से एक कमांड बनाए 3D पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से। तो अच्छी सी तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।